इंडियन फर्टिलाइजर्स हॉर्मोज चोक पॉइंट। अब देखो फिर से रीजन वही है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज को चोक पॉइंट बना रखा है। अब यहाँ पे नए बच्चे भी हैं तो आप थोड़ा सा ज्योग्राफिकली अगर इसको देखोगे ना तो यहाँ पे इंडिया वाला पार्ट आएगा, यहाँ पे अरब सागर अरेबियन सी आ जाता है, फिर उसके बाद आप देखोगे ऊपर ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज चली जाएंगी, यहाँ पे आपका मिडल ईस्ट शुरू होएगा, यहाँ पे एक छोटा सा रास्ता बनता है, यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, और ये है आपकी ये जो छोटी सी वाटर बॉडी है यहाँ पे नैरो वाटर बॉडी, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। और यहाँ पे क्या आएगा? गल्फ ऑफ ओमान, क्योंकि यहाँ पे कंट्री भी ओमान आ जाती है तो उससे याद रख लेना ऊपर गल्फ ऑफ ओमान है। अब ये वाला जो एरिया है इसके ऊपर ईरान है, और यहाँ पे आपकी मिडिल ईस्ट एशिया की और कंट्रीज आ जाएंगी, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, वो सारी कंट्रीज यहाँ पे मिलेंगी आपको। यहाँ पे ना ब्लॉकेड हो रखी है। अब इस ब्लॉकेड ने कहीं ना कहीं इस एरिया से जो स्ट्रेट का मतलब होता है एक नैरो वाटर बॉडी है जिसमें दो बड़ी बड़ी वाटर बॉडी को आपस में कनेक्ट करके रखा हुआ है, इसकी हो रखी है ब्लॉकेड। और एक दिन आपने आर्टिकल किया कि एलपीजी के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर इंपैक्ट पड़ेंगे क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ब्लॉकेड लग रखी थी, और उसी में आपने फर्टिलाइजर भी किया था। पर उस दिन क्या बोला था कि अभी फर्टिलाइजर का उतना ज्यादा शोर नहीं है, रीजन बिहाइंड अभी हार्वेस्टिंग शुरू नहीं हुई है। अब ये गेहूं लगी थी ना, अब हार्वेस्टिंग शुरू होगी है, अब दूसरी क्रॉप के लिए जो फार्मर है वो सोचेगा, और जब सोचेगा तो उसको याद आएगी फर्टिलाइजर की। तो अब बोला कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में चोक होने की वजह से जो इंडियन फर्टिलाइजर सेक्टर है अब उसमें भी कुछ ना कुछ नेगेटिव इंपैक्ट आएंगे। इंडीड ये पॉइंट ठीक है कि गवर्नमेंट ने 2 महीने के स्टॉक अपने पास रखे हैं, पर ये भी साथ में याद रखना है कि गवर्नमेंट फार्मर्स को फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी भी प्रोवाइड करता है, तो आपके पास स्पेयर जो स्टॉक है वो अवेलेबल होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हम फर्टिलाइजर सिर्फ खरीदते ही हैं, हमारी इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंसी है। मिडिल ईस्ट एशिया से हम बथेरा इंपोर्ट करते हैं फर्टिलाइजर का। मिडिल ईस्ट एशिया यानी कि ओमान आ गया, सऊदी अरेबिया आ गया, इनसे हम ठीक ठाक फर्टिलाइजर परचेज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कनाडा है, रशिया है, इनसे भी हम फर्टिलाइजर परचेज करते हैं, पर दूर पड़ जाते हैं, हमें नजदीक मिडिल ईस्ट एशिया पड़ता है। अब शिप तो चाहिए थी, वो जो उठाना था फर्टिलाइजर सारा मिडिल ईस्ट एशिया से, वो आना तो इसी रास्ते से था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वाले से, यहाँ से घूम के आनी थी शिप। यहाँ पे ब्लॉकेड लग रखा है, तो इस वजह से क्या हुआ, जो फर्टिलाइजर वाला सेक्टर है इसकी वजह से जो फूड क्राइसिस है वो भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर सकते हैं, और जो फार्मर्स हैं उनमें ऑलरेडी पैनिक आना भी शुरू हो गया है, क्योंकि एलपीजी का आप देख रहे होंगे कहीं जगह पे सप्लाई ठीक जा रही है और कहीं जगह पे सप्लाई डिसरप्ट हो चुकी है। कहीं जगह पे रोज सिलेंडर आ रहे हैं, जो थोड़े से वीआईपी एरियाज हैं, यहाँ पे मोहाली या चंडीगढ़ में भी आप नोटिस करोगे, थोड़े से भी उस वीआईपी जोन से बाहर आते हैं तो वहां पे सिलेंडर की शॉर्टेज पड़ रही है। कहीं जगह पे हफ्ते हफ्ते की सप्लाई आ रही है, पर कहीं जगह पे रुक रही है। तभी बोला कि ये जो इंडियन फर्टिलाइजर सेक्टर है ये भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट होगा। अब यहाँ पे बात सिर्फ फर्टिलाइजर की नहीं है, अगेन बोला ना कि खुद भी फर्टिलाइजर बना रहा है इंडिया, यहाँ पे एलएनजी की भी बात है, वो लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो आपने पढ़ी थी उसकी भी बात आ जाती है। उसमें से जो मेन इंग्रेडिएंट निकल के आता था वो क्या था? एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस एक आपने सीएनजी पढ़ी थी, एक पीएनजी पढ़ी थी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, पाइप नेचुरल गैस, तीनों में सेम इंग्रेडिएंट था, मिथेन। मिथेन सबसे मेन इंग्रेडिएंट था, और लिक्विफाइड पेट्रोलियम के अंदर मेन इंग्रेडिएंट आ जाता है। अब ये जो मिथेन है इसका यूज होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, NH3। अब ये प्रोसेस आगे देखते हैं, पर मैंने क्या बताया आपको कि अगर खुद भी बनाना है ना फर्टिलाइजर तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या आ गई? LNG। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ब्लॉकेड है, LNG की सप्लाई भी कहीं ना कहीं रुक चुकी है, और मैक्सिमम जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस आती है वो कहाँ से आ रही है? गल्फ कंट्री से, जो आपके पर्शियन गल्फ के दूसरे हिस्से में है, वेस्ट वाले साइड पे आ जाएंगे, वहीं से इसकी भी सप्लाई कर रही थी। मैंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के कॉन्टेक्स्ट में बोला, वेस्टर्न डायरेक्शन, ऐसे मत सोच लेना वेस्टर्न हेमिस्फेयर बोल दिया, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है तो यहाँ से आ रही है, वेस्टर्न वाले पार्ट से आ रही है टुवर्ड ईस्टर्न साइड। अब देखो एलएनजी अगर इसके लिए बनाने के लिए भी चाहिए, हम बोलें कि हमारी तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा है, हम नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके लिए आपको क्या चाहिए? एलएनजी, और सप्लाई डिसरप्शन की वजह से इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं शिपिंग नहीं हो रही। याद होगा आपको कतर, अच्छा सबसे बड़ा एक नेचुरल गैस का रिफाइनरी भी आपने पढ़ा था, ठीक है, याद है ना, वो रास रिफाइनरीज आपने पढ़ी थी, जिसको ईरान के साथ कतर एनर्जी भी देखता है। तो कतर ने क्या बोला था जब वहां अटैक करा गया था यूएस के द्वारा कि एलएनजी का हम प्रोडक्शन ही रोक देंगे, और फिर उसी के साथ आपने देखा था एलएनजी में ही एक बाय प्रोडक्ट हीलियम भी आती थी, तो उसका भी कहीं ना कहीं प्रोडक्शन खुद ही रुका। और मीथेन तो इंग्रेडिएंट है एलएनजी का, और इसी का यूज करके अमोनिया में प्रोडक्शन में हेल्प आउट होती है। तो इसको आगे देखते हैं, पहले थोड़ा सा इसका कॉन्टेक्स्ट समझो। तो अब फूड शॉर्टेज कैसे होगी? ऑब्वियस सी बात है, फर्टिलाइजर अगर आपको खुद भी बनाने हैं, मान लो खुद भी बनाने हैं, पर बैकएंड पे रॉ मटेरियल महंगा
बिके। तो आपकी जो इनपुट कॉस्ट थी, जब आपने उसको प्रोड्यूस करा किसी आइटम को, फर्टिलाइजर को, तो आपके जो प्रोडक्शन के इनपुट्स थे वही आपको महंगे पड़ गए। तो ऑब्वियस सी बात है जो प्राइसेस होंगे ड्राई फूड या जो भी वेजिटेबल वगैरह है जहां पे बनाने के लिए आपके फर्टिलाइजर्स का यूज करा गया, उसकी कॉस्ट भी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये फूड क्राइसिस के साथ भी जोड़ा जाता है। अगर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इंपैक्ट होती है, फूड क्राइसिस को भी लीड कर सकती है, क्योंकि इंडिया के जो फार्मर्स हैं वो फर्टिलाइजर के ऊपर ओवर डिपेंडेंट है। अब ये कैसे पता लगेगा मैंने किस बेसिस पे बोल दिया कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है? तो उसके लिए आपको थोड़ा सा डेटा देखना है। ये वैसे बताया कि मलेशिया से चले जाओ, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, सारे ही कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, तो सभी को फर्टिलाइजर चाहिए। और इंडिया और श्रीलंका के जो फार्मर्स हैं वहां पे थोड़ा सा पैनिक पहले आने लग गया है कि फर्टिलाइजर की कमी नहीं होनी चाहिए। एग्रीकल्चर पे अभी भी डिपेंडेंट है, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि एग्रीकल्चर साइड लाइन ही हो गया। बिना एग्रीकल्चर की तो चलेगी नहीं सप्लाई चेन, ये अलग बात है, वैल्यू कम मिलती है, पर इनके बिना तो काम नहीं चलेगा। तो सप्लाई डिसरप्शन को ही रीजन बताया है। अब आते हैं एनपीके के ऊपर। आपने एक ब्राउन कलर का बोरा देखा होगा जिसमें फर्टिलाइजर आता है और उस पर ब्लू कलर की इंक से लिखा होता है एनपीके। एक होता है आपके पास नाइट्रोजन, दूसरा फॉस्फोरस और तीसरा पोटेशियम। ये जो पोटेशियम होता है इसका कौन सा फॉर्म होता है, तो याद रखना पोटाश। पोटाश में क्या होता है, ऐसा पोटेशियम जो सॉल्युबल फॉर्म में होता है कि वाटर के अंदर इजीली डिसॉल्व कर जाए, ठीक है। नाइट्रोजन आ गया, अगर आपको अपने खेत के अंदर प्रोडक्टिविटी ज्यादा चाहिए, मतलब जो आउटपुट है वो 2 से 3 गुना ज्यादा निकल के आए। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आप सुनते हो, हरित क्रांति जो आई थी, तो उसमें भी क्या हुआ था 1960s में, आप केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करने लगे थे और जो आपकी प्रोडक्टिविटी थी वो 2 से 3 गुना ज्यादा हो गई थी इफ कंपेयर टू द ट्रेडिशनल मेथड। तो जो नाइट्रोजन का यूसेज होता है वो किस चीज के लिए सबसे ज्यादा, प्रोडक्टिविटी के लिए। फॉस्फोरस का यूज किस लिए आ जाता है, जो सन की एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट करना इनटू एसेंशियल ऑयल, फाइबर, जो प्लांट के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, नरिशमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये फॉस्फोरस का यूज रहता है। देन आपका पोटाश आ गया, या जिसे एक और आता है इसमें, एक म्यूरिएट ऑफ पोटाश भी आता है, केसीएल, पोटेशियम क्लोराइड, म्यूरिएट ऑफ पोटाश। तो ये जो पोटाश है इसका मेन यूज क्या होता है, ये जो आपकी रूट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करता है प्लांट की। अब देखो याद रखना ये एनपी का कॉम्बो ही क्यों बनाया गया, क्योंकि जब आप नाइट्रोजन ज्यादा डाल देते हो ना तो वो जो रूट्स होंगी प्लांट की वो वीकन कर जाती हैं, तो उसको कंपनसेट करने के लिए क्या डाला होता है साथ में, पोटेशियम, ठीक है। तो इसका मेन काम यही रहता है। अब देखोगे अगर आप जो कंपेयर करोगे वैल्यूज, आइडियली और साइंटिफिकली जो डिसाइड करी गई थी रेशियो वो ये थी कि ये 4:2:1, मतलब अगर आप 4 किलो नाइट्रोजन इसमें डाल रहे हो तो 1 किलो आपके पास क्या होना चाहिए, पोटेशियम, ठीक है, ये बता दी। और साथ में 2 किलो क्या डाल सकते हो आप, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का काम आपने देख लिया, वो सन की एनर्जी को एसेंशियल चीजों के अंदर कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहा है। ये हम कहीं ना कहीं सॉइल के साथ ज्यादा डील कर रहे हैं, बोला ना इसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, पर अगर नाइट्रोजन ज्यादा डाल दोगे आप जमीन के अंदर तो सॉइल की फर्टिलिटी को डिग्रेड भी करेगा और साथ में रूट्स जो प्लांट की थी उनको वीक भी करेगा। प्रोडक्टिविटी तो बढ़ा दी पर वीकेंड रूट्स के साथ उसको सपोर्ट देने के लिए क्या डाला था, पोटेशियम। ये साइंटिफिक है, ये आइडियल वैल्यू है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है पूरे ग्लोब में जो प्रैक्टिस करी जाती है एग्रीकल्चर के अंदर एनपीके को लेके कि इस रेशियो में होना चाहिए। पर इंडिया के अंदर जो एवरेज निकल के आता है दैट इज 9:3:1, 9:3:1 ये एवरेज है। अगर मैं डिफरेंट स्टेट्स का दिखाऊंगा अलग अलग है, उनको भी देखते हैं, ये एवरेज निकल के आता है लगभग 9:3:1, मतलब 9 किलो नाइट्रोजन अगर आपने यूज करी उसमें तो 3 किलो इसमें फॉस्फोरस रहेगा, सॉरी हाँ, और 1 किलो पोटाश रहेगा, जो कि आइडियल वैल्यू से बहुत ज्यादा है। पोटाश की वैल्यू तो उतनी है पर नाइट्रोजन बहुत ज्यादा डाल दिया, क्योंकि इंडिया में फोकस किस पे है ज्यादा, प्रोडक्टिविटी, कि हमारे पास प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, हमारे पास ज्यादा आउटपुट निकल के है, जो हम सीड्स यूज कर रहे हैं उसमें आउटपुट ज्यादा निकलती है। तो ये जो वैल्यू है एक तो यहीं पे डिफरेंस आ जाता है। तो ये क्या शो कर रहा है, साथ में हमारी डिपेंडेंसी भी यूरिया के ऊपर ज्यादा होगी, नाइट्रोजन के ऊपर ज्यादा होगी। एक तो आप एनपीके फर्टिलाइजर पढ़ते हो, साथ ही एक टर्म आ जाती है दैट इज यूरिया। अब यूरिया का फॉर्मूला देखोगे तो वो है NH2CO NH2, इसमें भी जो 46% वेट होता है वो नाइट्रोजन का ही रहता है, तो इसको भी आप अलग से डाल रहे हो। तो इसका क्या शो हो रहा है, आप चाहते हो प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, हमारी जो भी एबीसीडी क्रॉप है उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, तभी आप किसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हो, नाइट्रोजन के ऊपर। हाँ डी उस पर भी आ रही हूँ, डाई अमोनियम फॉस्फेट उसके ऊपर, उसे भी हम इंपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर भी आ रही हूँ। तो ये लग गया ना पता आइडियल वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब अगर डिफरेंट स्टेट्स में आप जाओगे तो नागालैंड में अगर देखोगे ना तो 101:5.8:1, यहाँ पे 101 किलो अगर नाइट्रोजन है, 5.8 किलोग्राम आपकी फॉस्फोरस आ जाएगी, और अभी भी पोटाश कितना है,
1 किलोग्राम। सोचो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डिग्रेड करेगी, डेफिनेट सी बात है। फिर उसके बाद राजस्थान का अगर डेटा देखोगे तो 45.7, मतलब नाइट्रोजन को केजी में ले लो, 15 केजी फॉस्फोरस आ जाएगा, 1 केजी दोबारा से पोटाश। मतलब वो जो रूट को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन कर रहा था वो आप अभी भी कमी ले रहे हो, नाइट्रोजन एक्सेसिव होता जा रहा है, और नाइट्रोजन का इंपैक्ट आपकी सॉइल की फर्टिलिटी के ऊपर पड़ेगा, मतलब वो कहीं ना कहीं सॉइल को डिग्रेड करेगा। इसी तरह से आपने अपने स्टेट के एग्जाम्पल उठा लो, हिमाचल का इसमें मेरे ख्याल से है नहीं, पंजाब का उठा लो, हाँ हरियाणा का भी दे रखा है, ये देख लो, मतलब सभी ने नाइट्रोजन एक्सेसिवली यूज करा और नागालैंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो वही बोल रहे हैं कि सॉइल डिग्रेड करेगी, नाइट्रोजन की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है तो फर्टिलिटी तो घटेगी घटेगी। अभी आ रही हूँ मैं सारा, मैंने आपको बस एक बेसलाइन बताया जो आइडियल कंडीशन है और जो इंडिया यूज कर रहा है, ये सबका आ गया 1 by 1 एग्जाम्पल। आप 9:3:1 का एग्जाम्पल याद रख सकते हो, ये ग्लोब मतलब पूरा जो इंडिया के अंदर डेटा आ जाएगा वो 9:3:1 का है। लग गया ना पता आइडियली क्यों ज्यादा है। अच्छा मतलब इस ग्राफ के अंदर देखो फर्टिलिटी जहां जहां पे भी बेसिन बने हैं फ्रेश रिवर वाटर के, वहां पे आ ही जाएगी, और डिपेंड भी करता है वो एरिया के हिसाब से, ये नहीं हम बोल सकते। सिक्किम का इसलिए बोल देते हैं क्योंकि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा चुके हैं, वहां पे केमिकल्स का वो यूज ही नहीं कर रहे। पोटाश ये डाला गया था कि वो जो रूट की वीकनिंग नाइट्रोजन की वजह से हो जाती है वो कंपनसेट हो जाए, पर अब नाइट्रोजन वो जो आइडियल वैल्यू दे रखी थी वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सीड कर चुका है। वो बोला था ना 4:2:1 होना चाहिए रेशियो, मतलब 4 किलो का अगर नाइट्रोजन है तो 1 किलो पोटाश अगर डाल रहे हो तो वो आइडियल है, पर वो एक्सीड कर रहा है, 9 किलो पे आ गया आप, देन 1 किलो अभी भी पोटाश है, तो वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो चुका है उस रेशियो के अंदर। इस चीज के बारे में ये बताया। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सबसे पहले तो इंडिया का जो यूरिया है वो मैक्सिमम कहां से आ रहा है, तो अगेन फ्रॉम द मिडिल ईस्ट एशिया। यूरिया की जब आप बात कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला NH2CO चला जाएगा, ठीक है, ये यूरिया आ जाएगा यहाँ पे। तो अराउंड 1/3 यानी कि 33% जो केमिकल फर्टिलाइजर की डिमांड है इंडिया की, वो डिपेंडेंट है अगेन ऑन मिडिल ईस्ट एशिया, जहां पे वो सारा कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है, जहां पे वो ब्लॉकेट हो रखी है। अगेन रीजन वही बताया कि सप्लाई चेन डिसरप्ट हो रखी है। कौन सी स्ट्रेट आ जाएगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आ जाएगी। अब बोला साथ में कि LNG की जो सप्लाई थी वो भी डिसरप्ट हुई है। अब LNG क्यों चाहिए था, तो बोला इसमें से रॉ मटेरियल जो निकल के आता है दैट इज मिथेन, उसकी रिक्वायरमेंट थी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया, क्योंकि यूरिया बनाना है तो उसके लिए भी तो अमोनिया बनाना पड़ेगा पहले। पर बोला कि चलेगा कहां से ये प्रोसेस, फ्रॉम द मिथेन। और साथ में बोला गवर्नमेंट के ऊपर भी बर्डन है कहीं ना कहीं, क्योंकि सब्सिडी राइज कर सकती है, राइज कैसे करेगी कि जो बेनिफिशियरी हैं वो ज्यादा हैं और आपके पास बैकेंड पे सप्लाई उतनी ज्यादा नहीं है, कि आप कैसे प्रोवाइड करोगे, उस डिमांड को कैसे फुलफिल कर पाओगे। अब इसके बाद आते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आएगा आपके पास LNG। LNG के अंदर मेन इंग्रेडिएंट आएगा मिथेन। इसके लिए एक रिएक्शन लगती है जिसका नाम है हैबर बॉश प्रोसेस। अब इसमें मिथेन को जब आप ले लेते हो फ्रॉम लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जिसे स्टोर करा जाता है कौन सी कंडीशन में, क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक मतलब -160 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर। अब इसमें से आप मिथेन में से क्या, मिथेन का फॉर्मूला इज CH4, इसमें से आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हो हाइड्रोजन गैस को, यहां से निकाली है हाइड्रोजन गैस। अब ये जो हाइड्रोजन गैस है इसे रिएक्ट करवाते हो आप नाइट्रोजन के साथ, और जब ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो यहाँ पे प्रोडक्शन होती है अमोनिया की। अब ये जो अमोनिया है ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर एक्ट करता है किसी भी नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर को बनाने के लिए। आपने अमोनिया बना लिया, अब जो भी टाइप का आपको फर्टिलाइजर बनाना है ये प्रिकर्सर की तरह एक्ट करेगा। दोबारा से क्या दिख रहा है आपको, नाइट्रोजन, मतलब ज्यादा जो फर्टिलाइजर में हमारी नीड है वो किस चीज की आ रही है, घूम फिर के नाइट्रोजन के ऊपर। तो ये आ गया हमारे पास प्रिकर्सर, दैट इज अमोनिया। अब ये जो अमोनिया होगा वो साइकिल दिखा देती हूँ। इस अमोनिया को क्या करेंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा देते हैं और यहीं से आपके निकल के आता है यूरिया। मैंने किसी भी रिएक्शन को बैलेंस नहीं करा तो आप ऐसे ही याद रख लेना इसको। अमोनिया का NH2CO NH2 फॉर्मूला आता है, ये हरियाणा के पेपर में पूछा था, फॉर्मूला आते हैं उस पेपर में। जैसे मैंने म्यूरिएट ऑफ पोटाश बोला पीछे, उसका पोटाशियम क्लोराइड होता है फॉर्मूला, ये भी काफी फेवरेट सा क्वेश्चन है। तो ये यूरिया कैसे प्रोड्यूस हुआ, प्रिकर्सर अमोनिया की हेल्प से, और इसी प्रोसेस का नाम दिया गया है दैट इज हैबर बॉश प्रोसेस। हाँ मतलब वो जो पोटाश होता है ना, या तो सॉल्युबल फॉर्म ऑफ पोटेशियम या म्यूरिएट ऑफ पोटाश, कोई भी यूज करा जा सकता है। मतलब मेन इंग्रेडिएंट हमको क्या चाहिए था, पोटेशियम, वहां से, ठीक है। ये प्रोसेस है जो आपने देखी ना भी रिएक्शन, LNG लिया, उसमें से मिथेन निकाला, मिथेन से हाइड्रोजन निकाला, हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ जोड़ा, फिर आपके पास प्रिकर्सर अमोनिया निकल के आया। अब आपकी चॉइस है आपने कौन से टाइप का केमिकल फर्टिलाइजर बनाना है। जब वो अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा आपके पास यूरिया फॉर्म हो जाएगा। यूरिया में बाय वेट अगर देखो तो 46% जो वजन आएगा वो नाइट्रोजन का ही है, ठीक है जी। तो इंडिया की जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है वो किसके साथ भी डिपेंडेंट है,
LNG के ऊपर। मतलब आपने खुद भी अगर प्रोडक्शन करनी है कर लो, पर आपको वहां पे भी क्या चाहिए, LNG, और उसकी भी सप्लाई डिसरप्टेड है। ठीक है, ये शो कर रहा है कि आपकी डिपेंडेंसी है इंपोर्ट्स के ऊपर। और अगर आपकी डिपेंडेंसी खुद के ऊपर भी है, फिर भी आपको क्या चाहिए वहां से, LNG। तो वो होगी ना डिपेंडेंसी अगेन ऑन मिडिल ईस्ट एशिया। तो उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमारी कंट्री तो इम्पैक्ट कर रही है, बाकियों का पता नहीं, पर खुद तो कर रहे हैं हम इम्पैक्ट। 85% जो नेचुरल गैस है ये कंज्यूम होती है एक्सक्लूसिवली फॉर द फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा यहीं पे इसको हम यूज कर रहे हैं। अब आगे इंप्लीकेशन क्या पड़ेंगे इंडिया के ऊपर। नंबर 1 तो यही, ये शो करता है हमारी ओवर डिपेंडेंसी है मिडिल ईस्ट एशिया के ऊपर फॉर द फर्टिलाइजर। या जो चीज आपको मिथेन के लिए चाहिए थी, दैट इज LNG, उसके लिए भी हमारी डिपेंडेंसी मिडिल ईस्ट एशिया पे आ जाती है। दिस इज डेटा। इंडिया का अगर रैंक देखोगे फर्टिलाइजर इंपोर्ट में, हम 7th रैंक पे आते हैं। और कितनी वैल्यू वर्थ हम यहाँ से फर्टिलाइजर लेके आते हैं, तो 7.2 बिलियन US डॉलर्स का। और ये 2.9% है ग्लोबल फर्टिलाइजर इनपुट का। मतलब जो ओवरऑल यहाँ से अगर 100 आप पूरा टोटल ले लेते हो, 2.9% हमारा ग्लोबल कॉन्ट्रीब्यूशन है जहां पे हम इंपोर्ट कर रहे हैं फर्टिलाइजर के। एक तो रैंक याद रख लेना, थोड़ी सी ये वैल्यू याद रख लेना, 2.9% का हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है अगर पूरा ग्लोबली देखें इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट, जो हम फर्टिलाइजर खरीद रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। इसके बाद आते हैं डैप की सप्लाई, जो डाई अमोनियम फॉस्फेट आप बोलते हो। लार्जेस्ट जो ग्लोबल इंपोर्ट करते हैं हम, वो किसके आ जाते हैं, डैप के, डाई अमोनियम फॉस्फेट। ब्रैकेट में इसका ये फॉर्मूला लिखा है NH4 ट्वाइस HPO4। ठीक है, ये फॉस्फोरिक एसिड वगैरह आ जाता है यहाँ पे। एंड 28.7% ग्लोबल इंपोर्ट्स, अगर टोटल 100% है तो वहां पे वो पाई चार्ट बनता है ना ऐसे कि सबकी कॉन्ट्रीब्यूशन बताओ, तो हमारी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडिया की इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट, वो 28.7% की, इतने हम खरीद रहे हैं। डाई अमोनियम फॉस्फेट की ये बात करी। इसके बाद मेजर सप्लायर तो वही है, सऊदी अरेबिया आ गया, ओमान आ गया। सऊदी अरेबिया से 24% हम परचेजिंग कर रहे हैं। मोरक्को आ गया, ये आपका अफ्रीकन यूनियन है, तो एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी हमारे पास आ गया, 22% इनसे भी परचेज कर रहे हैं। पर रास्ता कहां से निकल के आ रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और दूसरा आ गया रेड सी। नेक्स्ट, रिस्क इन यूरिया इंपोर्ट। 2.2 बिलियन वर्थ ऑफ यूरिया ये हम इंपोर्ट करते हैं। प्रोड्यूस तो कर लिए खुद, पर फिर भी हमें खरीदना पड़ता है। यानी कि जो डोमेस्टिक डिमांड है, उसमें डोमेस्टिक डिमांड है ना हमारी टोटल, जो खुद हम बना पाते हैं वो सिर्फ 20 to 25% है, बाकी हमें दोबारा से खरीदना ही पड़ता है। अप्रोक्सीमेटली 2.2 बिलियन वर्थ ऑफ यूरिया, जो अराउंड 20 to 25% ऑफ डोमेस्टिक डिमांड को मीट करता है। सॉरी, ये वाला जो है ये डोमेस्टिक डिमांड में कंट्रीब्यूट करता है। एंड की सप्लायर क्या क्या आ रहे हैं, ओमान, सऊदी अरेबिया एंड रशिया, यहां से हम खरीदते हैं। और इसके अलावा 80 पर टन डॉलर्स की फॉर्म में ये बताया है यूरिया के प्राइसेस जो ऑलरेडी राइज कर चुके हैं। तो अगर राइज कर गए हैं, हम खरीदेंगे तो हमें भी महंगे पड़ेंगे, और फिर से वो सब्सिडी के ऊपर जो बर्डन आ रखा था, फार्मर एक्सपेक्ट करेगा फ्रॉम गवर्नमेंट कि उसी प्राइस पे हमें दिया जाए, पर सरकार बोलेगी हमने पीछे से भी महंगे खरीदे थे। इसके बाद डोमेस्टिक फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट पड़ेंगे, तो मोर देन 30 यूरिया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया के अंदर हैं, और ज्यादातर ये नेचुरल गैस के ऊपर या नेप्था फीड स्टॉक वगैरह जो होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। पर उससे भी ज्यादा जो डिपेंडेंसी आपने देखी 85% की, वो LNG के ऊपर है। तो मतलब हमें खरीदने ही पड़ेंगे साथ में अगर देखें। और इंपोर्ट कहां से कर रहे हैं, फ्रॉम गल्फ कंट्रीज, और वो दोबारा से आ गया ब्लॉकेड इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो रीजन एक ही निकल के आ रहा है। उसके बाद NPK कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर के केस में अगर देखें, या पोटाश के केस में देखें, पोटाश का म्यूरिएट ऑफ पोटाश अगर बोला जाए, इसका फॉर्मूला इज KCl, पोटेशियम क्लोराइड आ जाता है। और टोटल इंपोर्ट डिपेंडेंस हमारी इसके लिए 95 to 100% है। मतलब नहीं है, इसकी प्रोडक्शन जो यूटिलिटी है इंडिया के अंदर नहीं मिलेगी, पूरी की पूरी डिपेंडेंसी किसके ऊपर आ गई, फॉरेन कंट्री के ऊपर। और कौन सा एलिमेंट है, पोटेशियम। तभी आपने देखा लास्ट में रेशियो में 1 नहीं था सब जगह पे, खरीदना पड़ रहा है, महंगा पड़ेगा, जो खुद मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं उसको ज्यादा डाल दे रहे हैं, यही रीजन था। 95 to 100%। और मेजर सप्लायर इसके रशिया एंड चाइना, सॉरी कनाडा है। NPK का जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है, जो अभी आपने देखा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जिसकी आप रेशियोज बार बार देख रहे थे, तो 35 to 45% जो डोमेस्टिक डिमांड है वो इंपोर्ट से ही मीटअप होती है। और इसके लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, जो अगेन हमें इंपोर्ट ही करने पड़ते हैं, जैसे फॉस्फोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला S3PO4 आता है। एंड पोटाश ये सॉल्युबल फॉर्म आती है कि वाटर के अंदर इजीली पोटेशियम सॉल्युबल रहे। इसके बाद लॉजिस्टिक एंड शिपिंग, ओवरऑल यही प्रॉब्लम निकल के आई कि हमारे तक पहुंच ही नहीं पा रही चीजें, या वहां पे LNG की कतर एनर्जी ने बोल दिया था कि हम प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे, तो प्रोडक्शन भी नहीं हो रही है तो सप्लाई कैसे हो पाएगी। वो सारे रीजन है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कॉस्ट भी इंक्रीज करेगी। और इसी को बोलते हो आप कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कि किसी चीज को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल था वो पहले ही महंगा हो चुका था, तो जो प्रोडक्शन थी वो ज्यादा रेट पे बनी, तो ऑब्वियस सी बात है आपको जब आउटपुट दी जाएगी उसकी, तो वो भी ज्यादा रेट पे मिलेगी। ठीक है जी,
स्टॉक मैंने बता दिया था, मोर देन 2 मंथ्स का स्टॉक बोला हुआ है गवर्नमेंट ने कि हमारे पास अवेलेबल है। बाकी डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत है, इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी हमारी मिडिल ईस्ट एशिया के ऊपर है, पर ये मतलब उतना ज्यादा रिलायबल मेथड नहीं है डाइवर्सिफिकेशन का। हमें डिस्टेंस भी देखना पड़ता है, शिप दूर से आएगी तो ऑब्वियसली बात है फ्यूल ज्यादा लगेगा, फ्यूल ज्यादा लगेगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो नजदीक के जो पार्टनर्स होते हैं वो ज्यादा रिलायबल रहते हैं। हाँ, डायमोनियम फॉस्फेट भी डाल सकते हो। हाँ, इसमें इवन आगे एक एग्जाम्पल भी दिया है कि एक तो जैसे फॉस्फेट रॉक या जिनके पास पोटाश के रिजर्व्स है अब्रॉड फॉरेन कंट्रीज के पास, उनके साथ थोड़े रिलेशन अच्छे टाइप करने की ट्राई करी जाए। वो कर रखे हैं वैसे इंडिया ने, तभी तो खरीद पा रहे हैं इतना सारा, तो उतना ज्यादा स्ट्रांग होल्ड नहीं बनेगा। इसके बाद बोला कि बेटर है एनपीके फर्टिलाइजर से हम शिफ्ट करें टुवर्ड नैनो फर्टिलाइजर। जहां पे एक बोरी लग रही थी ना, उसी को अब एक छोटे से बॉटल में भी कन्वर्ट कर दिए, पर उसमें नैनो पार्टिकल्स है। नैनो पार्टिकल की जब बात होती है मतलब एक से वो जो 10⁻⁹ नैनोमीटर्स की, -9 नैनोमीटर्स की आप बात करते हो, उस वैल्यू पे हम चले जाते हैं। इसको कट कर दो, नैनोमीटर्स की जब बात करी, तो ये इतने छोटे इंग्रेडिएंट होते हैं, ये स्प्रे करने पड़ते हैं मिक्सिंग करके। पर अगेन नैनो पार्टिकल्स की बात करी, और नैनो पार्टिकल्स की एक आदत होती है कि वो एनवायरमेंट में रह ही जाते हैं और लॉन्ग टर्म में हमारे हेल्थ को भी इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, नैनो फर्टिलाइजर इंडिया ने बनाना भी शुरू करा है, बोला है कि इसको ज्यादा प्रमोट करा जाए, एंड स्मेल वगैरह नहीं होती अच्छी, काफी टॉक्सिक लगती है, और इसे भी स्प्रे जो मेथड होते हैं ना बाकी आप फर्टिलाइजर जैसे यूज करते हो वैसे ही किया जाता है। इनको छोटी सी बॉटल होती है। इसके बाद बोला कि एनपीके के ऊपर ज्यादा रिलायंट होने के कंपैरिजन में या फिर यूरिया के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट रहने के कंपैरिजन में अभी हार्वेस्टिंग करी जाएगी, दूसरी क्रॉप के लिए जो फील्ड है उसको रेडी करा जाएगा। पर बोला बीच में ना मूंग या उड़द की जो दाल है उसे ग्रो करा जाए, क्योंकि जितनी भी पल्सेस होती हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में भी तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, वो नाइट्रोजन पहले अमोनिया में जाएगी, अमोनिया फिर कन्वर्ट होता है इनटू नाइट्राइट, और फिर नाइट्राइट ये इंटरमीडिएटरी होते हैं और फिर बनता है नाइट्रेट। ये वाले जो नाइट्रेट हैं इनको एक्चुअल में प्लांट फिर यूज करते हैं। तो बोला गया कि ऑलरेडी ये नेचुरली ही क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, बेटर है इन दालों को ग्रो करवाना आप शुरू करें। ठीक, तो ये आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, ये अच्छा एग्जाम्पल है, कहीं जगह पे ये प्रैक्टिसेस करी जाती हैं। तो इससे क्या हुआ, वो जो सॉइल की फर्टिलिटी थी वो भी डिग्रेड नहीं हुई, प्लस आपने उसको दोबारा से रिवाइव करने की प्रैक्टिस करी। तो ये वाले ऑल्टरनेटिव ऑप्शन यहाँ पे ऐड करे जा सकते हैं। तो प्रोटीन की बात नहीं है सिर्फ कि दाल खाई जाती है प्रोटीन के लिए, ये कहीं ना कहीं सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव कर रही है और नेचुरली नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर रही है। वैसे मटर के जो खेत होता है वहां पे भी नाइट्रोजन फिक्सेशन चलती है। देन और कौन से एग्जाम्पल थे, पैडी फील्ड आ जाता है। देन उसके अलावा हाँ, जितने भी लेग्यूमिनेसी में आते हैं, इनको पता नहीं है ना लेग्यूमिनेसी, तो ग्राम्स आ गए, चने का खेत आ गया, वो सारे लेग्यूमिनेसी में फैमिली में ही इंक्लूड होते हैं। लेग्यूम बनी होती है छोटी छोटी गांठें। हाँ, किडनी बीन्स आ गए, वो सारे आ गए। तो मतलब ये सारे क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं सॉइल फर्टिलिटी को दोबारा से रिवाइव करवाते हैं, और इस प्रोसेस को बोला जाता है नाइट्रिफिकेशन। और जब नाइट्रेट टूट जाता है इनटू नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन के अंदर दोबारा से, तो उसको बोल देते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, मतलब उल्टा हो गया प्रोसेस। ऑर्गेनिक क्या, ये तो नेचुरली होगी बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि वो तो पहले से ग्रो कर रहे थे आप, बस इसलिए नहीं ग्रो कर रहे हो क्योंकि इनके ऊपर एमएसपी ज्यादा नहीं मिलता, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो आपको गेहूं के ऊपर राइस के ऊपर ज्यादा मिलता है, तो लोग सोचते हैं यही ग्रो करते हैं, ये क्यों ही करने जब इस पे एमएसपी भी उतना ज्यादा नहीं है। तो ये भी गवर्नमेंट को प्रमोट करने की जरूरत है। बाकी वही मैरीटाइम लॉजिस्टिक को इंप्रूव करा जाए, इंश्योरेंस मैकेनिज्म ऐड करने की बात करी है कि सिक्योरिटी इंश्योर करी जाए डिस्पाइट अगर कोई लॉस हो जाए। अब बोला कि इंडिया पहले इतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं था इंपोर्टेड चीजों के ऊपर या यूरिया के ऊपर, पर आज के टाइम पे देखोगे ओवर यूज चल रहा है। तो ये 1960 से स्टोरी आती है। 1960 से पहले का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पे जो हमारी डिमांड थी इस कंजप्शन में, वो सिर्फ 0.3 लाख मेट्रिक टन की थी, बस इतनी डिमांड थी हमारी फॉर द यूरिया। पर उस टाइम पे प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी थी, पॉवर्टी एक प्रॉब्लम थी, हंगर से लोग सफर कर रहे थे, तो वो जो मिलियन ऑफ पॉपुलेशन हमारी कंट्री के अंदर थी उसे भी तो फीड करवाना था। तो यहीं पे आता है आपके पास ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन एमएस स्वामीनाथन, और अगर पूरे वर्ल्ड लेवल पे बोलोगे नॉर्मन बोरलॉ, तो उनके साथ मिलके इन्होंने बोला कि ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आनी है इंडिया के अंदर। और यहाँ पे फिर शुरुआत होती है कि फार्मर्स ट्रेडिशनल मेथड पे चल रहे हैं, मतलब जब हल जोतना होता था तो उसमें बुल कार्ट इन सारी चीजों का यूज करा, बुलॉक कार्ट जिसको आप बोल सकते हो इन टोटल, तो बोला कि इसको रिप्लेस करना पड़ेगा मशीन के थ्रू, और ट्रैक्टर्स का इंट्रोडक्शन हुआ। नंबर 2, अभी भी कौन से सीड यूज हो रहे थे, ट्रेडिशनल सीड्स, इसको बोला हाई यील्डिंग वैरायटी ऐड करनी पड़ेगी, ऐसी वैरायटी जो ट्रेडिशनल सीड के कंपैरिजन में आपको 2 से 3 गुना ज्यादा आउटपुट लाके दे। साथ में बोला कि अभी भी मैन्योर वगैरह यूज कर रहे हैं, मैन्योर मतलब जो गोबर वगैरह होता था उसी को डाल दिया खाद की फॉर्म में, अब उसकी जगह पे क्या लेके आने पड़ेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर,
तो ये इंट्रोड्यूस कर दिए गए। उसके बाद कुछ क्रेडिट प्रोग्राम्स चला दिए, जो फार्मर्स थे उनके लिए क्रेडिट प्रोग्राम, मतलब इनको परचेज भी तो करना पड़ेगा, तो कुछ फैसिलिटी हम ही प्रोवाइड कर देते हैं, ये आ गया। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन को 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया। पहला फेज तो यही था कि इनको इंट्रोड्यूस करा जाए और ग्रोथ के ऊपर ज्यादा फोकस करें, पहला फेज हुआ। दूसरे फेज में बोला कि ये पंजाब हरियाणा वाला बेल्ट है, पंजाब में स्पेशली यूपी वाले एरिया में इन्होंने सबसे पहले ये अडॉप्ट भी कर लिए थे सारे मेथड, क्योंकि खेत का साइज भी बड़ा था और पंजाब में आप देख रहे थे 5 रिवर्स भी आ रही थी, तो यहाँ पे अब राइस के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करा। एंड थर्ड में आते आते तो फिर 1991 आ चुका है, ये मेरे ख्याल से 1965 टू 1980 हुआ था, ये 1980 टू 1991 और ये 1991 ऑनवर्ड जो टाइम पीरियड चला था उसमें आया था। तो थर्ड फेज में तो जो भी टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, एडवांस फॉर्म्स आ चुकी थी, वो सारी इंट्रोड्यूस कर दी थी। तो मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन में मेन फोकस ही क्या किया, ये जो हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड है जो आपको ज्यादा आउटपुट ला के दे सकते हैं, प्लस नाइट्रोजन यूरिया की फॉर्म में यूज करना शुरू किया गया क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने वाले थे, और फीड भी किया फिर पूरी पॉपुलेशन को, तो वो जो कहीं ना कहीं हंगर वाली प्रॉब्लम थी वो इससे कंपनसेट करवाई थी। फिर उसी टाइम पे आप देखेंगे कि ये जो यूसेज था ये बढ़ता गया फर्टिलाइजर्स का, और 2025 में ये 387 लाख मेट्रिक टन तक आ गया। पहले 0.3 लाख मेट्रिक टन था 1960 से पहले का, अब ये आज के टाइम पे देखोगे तो 387 मेट्रिक टन आज के टाइम पे आ गया, लाख मेट्रिक टन आज के टाइम पे 2025 में आपको मिलेगा। और इवन इंडिया अगर देखोगे तो यूरिया के केस में सबसे ज्यादा कंज्यूम भी करती है, और यूरिया क्यों सबसे ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, वो नाइट्रोजन के पीछे की लड़ाई थी, प्रोडक्टिविटी के ऊपर ज्यादा फोकस था। तो ये सारी चीजें आ गई, बाकी ये डेटा ही दे रखा है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो, ये हमने पीछे देख लिया, वो 2.3 बिलियन यूएस डॉलर की हमारी डिपेंडेंसी है मिडिल ईस्ट एशिया के ऊपर। और रिलायबल कंट्रीज ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई, जो अगेन आपके पर्शियन गल्फ या फिर गल्फ ऑफ ओमान के पास में ही लाई कर रहे हैं। पर्शियन गल्फ, यहाँ पे ओमान वाला पार्ट आ गया, बाकी सऊदी अरेबिया, कतर, ये सारे इधर को आ जाएंगे, यूएई भी आ गया। दैट्स ऑल।